हमने नया चैप्टर शुरू किया था कैपिटल गेन। अभी तक हमने कैपिटल गेन का अर्थ पढ़ा, कैपिटल गेन कब होता है, इसकी कौन कौन सी बेसिक। सबसे पहले बेसिक कंडीशन थी कि कैपिटल असेट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि उस कैपिटल असेट की ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन थी कि इस ट्रांसफ़र से लाभ या हानि होना चाहिए। तो ये 3 बेसिक कंडीशनें थी। अब यहाँ पर साथ में हमने पढ़ा कि कैपिटल असेट कौन कौन सी होती हैं और कैपिटल असेट कितने प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, ये हमें पहचाननी आनी चाहिए। साथ में कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन पढ़ा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन में हमें इंडेक्स कॉस्ट भी ज्ञात करनी पड़ती थी, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका इंडेक्स किया जाता था। और इंडेक्स का अर्थ भी मैंने बताया था कि कोई वस्तु हमने 2002 में ख़रीदी या 1998 में ख़रीदी, उसकी वैल्यू आज के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। इसी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए इंडेक्स टेबल का सहारा लिया जाता है। इंडेक्स टेबल के माध्यम से ये वैल्यू ज्ञात की जाती है और पर्पज़ भी यही होता है कि हमने जो वस्तु आज से 20 या 25 साल पहले ख़रीदी, आज उसकी कीमत उस समय चुकाए गए मुद्रा के मूल्य के आधार पर आज उस मुद्रा की कीमत कितनी होनी है। ठीक है, कहने का अभिप्राय कि जो मूल्य हमने 20 या 25 साल पहले उस वस्तु का चुकाया, आज उस मुद्रा की वैल्यू कितनी है, इसी का इंडेक्स किया जाता है। इसलिए इंडेक्स वैल्यू ज्ञात की जाती है। आज हम इसकी एग्जम्पशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एग्जम्पशन होती है कैपिटल गेन में। तो ये एग्जम्पशन हमारी सेक्शन 54 से शुरू होती है। मैंने अलग अलग कैटेगराइज कर ली है ये जो एग्जम्पशंस है। पहले इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 50, 54 बी, 54 एफ, 54 जी बी, ये चारों की चारों जो एग्जम्पशंस हैं ये इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं। 54 डी, 54 जी और 54 जी ए ये एनी एसएससी बीइंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इससे संबंधित है। कोई भी एसएससी जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से रिलेटेड है उससे संबंधित है। और 2 एग्जम्पशन लास्ट वाली 54 ईसी और 54 ईई एनी एसएससी की कोई भी एसएससी हो सकता है। ठीक है, उससे रिलेटेड है। अब चलते हैं सबसे पहले एग्जम्पशन की तरफ जो सेक्शन 54 में वर्णित है। इसमें कोई भी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंशियल हाउस बेच के, है ना, सेल, ये सेल वाला कॉलम है, ये एसएससी वाला, कोई भी एसएससी जो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो अपने रेजिडेंशियल हाउस को बेच करके रेजिडेंशियल हाउस खरीदता है, न्यू कैपिटल असेट खरीदता है, उसे एग्जम्पशन मिलती है, छूट मिलती है। और छूट की क्या राशि है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। मतलब जो अमाउंट नए घर को खरीदने में उसने इन्वेस्ट किया है या जो कैपिटल गेन उसको हुई है, दोनों में से जो भी कम होगी। जैसे 25 लाख रुपए उसको कैपिटल गेन से मिले, यहाँ पर कितने मिले? 25 लाख रुपए उसको मिले। 25 लाख रुपए से उसने 20 लाख रुपए का घर खरीदा तो उसको एग्जम्पशन कितने की मिलेगी? इन्वेस्ट किया उसने नए घर में कितना? 20 लाख रुपए और कैपिटल गेन हुआ 25 लाख। तो कहने का अभिप्राय दोनों में से जो कम है तो 20 लाख की एग्जम्पशन उसको मिलेगी। और यदि ये घर उसने 15 लाख रुपए का घर बेचा होता और 20 लाख रुपए का नया घर खरीदा होता तो एग्जम्पशन कितने की मिलनी थी? 15 लाख की। कहने का अभिप्राय कि यदि वो घर खरीदता है तब मिलेगी एग्जम्पशन, ऐसे अगर वो घर नहीं खरीदता तो उसको किसी प्रकार की एग्जम्पशन नहीं मिलनी थी। ठीक है, तो एग्जम्पशन कब मिलेगी? कि जब वो घर बेच करके नया घर खरीदता है। अब वो कितने में खरीदता है? उसके लिए अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस, जितने का उसने नया घर खरीदा, और जो कैपिटल गेन हुई, मैंने समझाया अभी है ना, जो बीच एवरेज लेस, जो दोनों में से कम होगा उसकी एग्जम्पशन मिलेगी।
साथ में दो ये जो कॉलम है दो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट और ये ट्रांसफ़र का प्रोहिबिशन पीरियड कि इसको संपत्ति को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। कंडीशन क्या लगी, यदि वो घर बेचकर घर खरीदता है, फॉर परचेज करता है ना, परचेज करता है, तो कंडीशन है आफ्टर 1 ईयर और बिफोर 1 ईयर, मतलब 1 साल पहले। कब? जब उसने घर बेचा उससे 1 साल पहले उसको नया घर खरीदना पड़ेगा, या बाद के 2 वर्षों में उसको नया घर खरीदना पड़ेगा। बिफोर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम ट्रांसफ़र डेट, जब उसने वो संपत्ति बेची, सेल की, उसके यदि वो 1 साल के अंदर यह घर खरीदता है, जो नया घर खरीद रहा है ना, नया घर खरीद रहा है 1 साल के अंदर खरीदता है, या ट्रांसफ़र की 2 वर्षों के अंदर है ना, जब जैसे ट्रांसफ़र हुई उसके 2 वर्षों के अंदर बाद के 2 वर्षों में यदि वो घर खरीदता है तो तब एक उसको ये एग्जम्पशन मिलेगी, है ना। ये ऐसा नहीं कि 3 वर्ष जैसे घर बेचा उसके 3 साल बाद उसने नया घर खरीदा तो उसके लिए ये राशि उसको एग्जम्प्टेड नहीं होगी। दूसरा, यदि वह घर कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, कंस्ट्रक्शन की दशा में उसको ट्रांसफ़र की डेट से 3 वर्षों के अंदर ये घर तैयार करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो एक शर्त और है बाद में कि वो प्रोहिबिट है, वो उसको रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि 3 वर्षों तक, बनाने के 3 वर्षों तक वह इस घर को बेच नहीं सकता। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये हुई। ठीक है, यदि वो इन कंडीशनों को पूरा करेगा तभी ये एग्जम्पशन उसको मिलेगी। इसी प्रकार से दूसरी एग्जम्पशन है 54B के तहत, यदि कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ एग्रीकल्चर भूमि को बेच करके एग्रीकल्चर भूमि खरीदता है तो उस दशा में भी सेम कंडीशन है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, और जो कैपिटल गेन दोनों में से जो कम होगा, मैंने ऊपर समझाया सेम उसी तरह से है। और साथ में जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड है, कब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम ट्रांसफ़र। जब उसने इस संपत्ति को बेचा, एग्रीकल्चर लैंड को बेचा, उसके 2 वर्षों के अंदर उसको ये संपत्ति नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी पड़ेगी। और बाद के जब ये खरीदी तो 3 वर्षों तक उसको बेच नहीं सकता। अगर जब बेचेगा तो ये उसके लिए फिर टैक्सेबल बन जाएगी। जितना भी उसने इन्वेस्ट किया वो सारा उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। जितना भी उसको कैपिटल गेन हो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पशन है 54F के तहत, इसमें भी इंडिविजुअल और एचयूएफ से रिलेटेड है। अगली भी जीबी भी इंडिविजुअल और एचयूएफ से रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन हाउस को छोड़ करके किसी अन्य लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को बेचता है और उसके बदले में भारत में वो रेजिडेंशियल आवास खरीदता है। कोई एक है ना, एक रेजिडेंशियल आवास खरीदता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, हाउस को छोड़ करके किसी अन्य संपत्ति को बेच करके, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को बेच करके यदि वह भारत में एक आवासीय मकान खरीदता है तो उसके लिए एग्जम्पशन की राशि ऐसे ज्ञात की जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जितनी उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई। जैसे कैपिटल गेन कमाई उसने 25 लाख रुपए में घर बेचा, 20 लाख लेते हैं ना, 20 लाख रुपए में ये घर बेचा। घर खरीदा रेजिडेंशियल उसने 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो 10 लाख रुपए का जो घर खरीदा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई कर लिया, नेट कंसिडरेशन। ये नेट कंसिडरेशन क्या होता है, जैसे 20 लाख रुपए का में उसने बेची थी ना, ये हुआ उसका कंसिडरेशन है ना, सेल की वैल्यू को कंसिडरेशन कहा जाता है। तो कंसिडरेशन में से अब इसके खर्चे भी हुए होंगे ट्रांसफ़र के ऊपर, उनको घटाने के बाद जो राशि आती है, जैसे 20 लाख रुपए में उसने ये घर बेचा, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेची थी। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट 20 लाख में बेची थी, उसमें से 1 लाख रुपए उसके खर्चे हो गए होंगे ट्रांसफ़र करने के, रजिस्ट्री वगैरह के। तो ठीक है, इसको माइनस करने के बाद नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। तो ये
एग्जम्पशन की राशि ये हमारी बन जाएगी। कंडीशन आगे फिर इसके लिए कि यदि वह घर खरीदता है, ठीक है, बिफोर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर, सेम ऊपर वाली जैसे फर्स्ट में थी कंडीशन, सेम वही कंडीशन चलेगी। और यदि वो कंस्ट्रक्ट करता है तो 3 वर्षों के अंदर अंदर, ट्रांसफ़र की 3 वर्षों के अंदर अंदर उसको ये मकान बनाना पड़ेगा और 3 वर्षों तक इस मकान को बेच नहीं सकता। नेक्स्ट जो हमारी एग्जाम्पशन है 54 GB के तहत, वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस और प्लॉट एंड लैंड यदि इनको बेचता है, ठीक है, और इक्विटी शेयर खरीदता है, ठीक है, उस दशा में भी एग्जम्पशन की राशि सेम ये वाली होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसी तरह से जो ऊपर समझा, इसके लिए जो कंडीशन है, फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स स्टेटमेंट, इनकम टैक्स का विवरण भरने के 1 वर्ष के अंदर अंदर उसको इक्विटी शेयर खरीदने पड़ेंगे और 5 वर्षों तक वो उन शेयर्स को बेच नहीं सकता। तो ये कंडीशंस हैं, ये हमारे 54D से 54GA तक ये सेम ही है। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इनको बेच करके अनदर लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्री के लिए लैंड और बिल्डिंग खरीदता है तो अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर न्यू असेट्स और कैपिटल गेन विच एवरेज लेस, सेम ऊपर वाले की तरह ही यहाँ पर भी एग्जम्पशन है, सेम उसी तरह से मिलेगी कि जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया और या कैपिटल गेन जो भी हुआ, दोनों में से जो विच एवरेज लेस वो उसकी एग्जम्पशन उसको मिलेगी। पर ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट की टाइम है उसमें क्या है, विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द ट्रांसफ़र, ये 3 वर्षों के अंदर अंदर खरीदनी पड़ेगी और 3 वर्षों तक उसको बेच नहीं सकता। इसी तरह से नेक्स्ट भी यही है, प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल, सेम ऊपर वाली उनको, लेकिन यहाँ पर अर्बन एरिया आ गया है ना, अर्बन एरिया की भूमि को बेच करके अदर देन अर्बन एरिया में प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदता है फॉर इंडस्ट्री के लिए, फॉर इंडस्ट्री अंडरटेकिंग, तो उसके लिए भी सेम जो एग्जम्पशन की राशि इसी तरह से कैलकुलेट होगी। शर्त भी सेम ऊपर वाले की तरह, जैसे 3 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र और 3 ईयर्स तक उसको बेच नहीं सकता। इसी प्रकार से 54GA के तहत जो एग्जम्पशंस हैं उसमें भी सेम यही है, प्लांट एंड मशीनरी को बेच करके, अर्बन एरिया वाली प्लांट एंड मशीनरी को बेच करके जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खरीदता है, सेम ऊपर वाले की तरह ही है, इसके लिए भी एग्जम्पशन की राशि और कंडीशन भी सेम ही है। इसी तरह से 54EC के तहत जो हमारे पास एग्जाम्पशन है, एनी एसएससी, कोई भी एसएससी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लैंड और बिल्डिंग इत्यादि को बेच करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्राप्त करता है। ये लॉन्ग टर्म, ये इसको काट देते हैं यहाँ से ना, गलत लिखा हुआ है। कोई भी एसएससी लैंड और बिल्डिंग को बेच करके बॉन्ड्स खरीदता है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीदता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीदता है, या RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड खरीदता है। इसी तरह से PFCL पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड खरीदता है, या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड खरीदता है। यदि यह 1 अप्रैल 2080 या इसके बाद खरीदे जाते हैं तो 5 साल के बॉन्ड होने चाहिए, और इससे पहले के हैं ना 1 अप्रैल 2018 से पहले के हैं तो 3 वर्ष के लिए, अदरवाइज 3 ईयर्स लिखा हुआ है ना। अब अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर, इसमें लिमिट कितनी है, एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, अमाउंट इन्वेस्टेड अप टू 50 लाख और कैपिटल गेन विच एवरेज लेस, यानी 50 लाख रुपए तक का ही यह केवल एग्जम्पशन हमें मिल सकती है, ठीक है। और ये पीरियड है कि कब तक ये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 6 मंथ है,
और इसको 3 साल तक वो बेच नहीं सकता जिस प्रकार के जो बॉन्ड उसने खरीदे। इसी प्रकार से लास्ट एग्जाम्पशन है 54 ई के तहत कोई भी एसएससी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को बेच करके लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड यूनिट्स खरीदता है रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए गए हों और 3 वर्षों तक जो रिडीम नहीं होते हैं, 3 वर्षों तक के बाद रिडीम होते हैं, उनके लिए भी एग्जाम्पशन सेम ऊपर की तरह ही है 50 लाख और कैपिटल गेन विच एवरेज लेस, और 6 माह के अंदर अंदर ये इन्वेस्ट हमें उन्हें करना पड़ेगा और 3 वर्षों तक इस प्रकार के यूनिट्स को बेच नहीं सकता। तो ये एग्जाम्पशन थी